Hello students, this is your physics class and today we are going to start the NCERT solution of the chapter force and pressure. The first question that is asked to you is give two examples each of the situations in which you push or pull to change the state of motion of the object. ये आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये बताना है कि आपको दो एग्जाम्पल्स देने हैं जहां पर जो है स्टेट ऑफ मोशन किसी ऑब्जेक्ट का चेंज हो रहा है बिकॉज यू आर पुशिंग द ऑब्जेक्ट और पुलिंग द ऑब्जेक्ट. द आंसर इज इफ आई टॉक अबाउट द पुश देन वी क्लोज अ ड्रॉअर बाय पुशिंग. ठीक है, कोई ड्रॉअर हम क्लोज करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, धक्का देते, पुश करते. और या फिर वी मूव अ वुडन बॉक्स बाय पुशिंग, या फिर हम किसी वुडन बॉक्स को पुश करते हैं. पुल का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, दैट इज हॉर्स कार्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं टांगा. वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल बाय पुलिंग द रोप और अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट. या फिर हम वाटर जो है ड्रॉ करते हैं बकेट से, अगर हमें वेल से वाटर निकालना होता है तब भी हम पुल ही लगाते हैं, पुल ही करते हैं वाटर को, बकेट को. The next question that is asked to you is give two examples of situations in which applied force causes a change in the shape of object. Applied force जो है वो shape change करता है. अगर हम यहाँ पे बात करें, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि फोर्स कई चीजें चेंज करता है. फोर्स जो है वो मोशन चेंज करता है, ठीक है, मोशन में चेंज लाता है फोर्स. मैंने कहा था शेप में चेंज लाता है फोर्स, ठीक है. तो यही चीज पूछी गई है कि आपको एक एग्जांपल बताना है जहां पे शेप में चेंज आ रहा हो, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, हम रबर बैंड पर जब फोर्स लगाते हैं उसको स्ट्रेच करते हैं, तो स्ट्रेच करने के लिए क्या होता है, फोर्स लगाना पड़ता है. रबर बैंड को जब हम स्ट्रेच करते हैं या फिर एक क्ले पर जब हम फोर्स लगाते हैं, क्ले के अलग अलग चीजें बनाते हैं, आप छोटे होंगे आपने भी क्ले से जरूर खेला होगा, तो क्ले के जब हम अलग अलग शेप्स बनाते हैं तो भी हम उस पर फोर्स लगाते हैं. या फिर बिस्लेरी की बोतल में हमेशा लिखा होता है क्रश आफ्टर यूज, ठीक. तो जब आप बिस्लेरी की बोतल क्रश करते हैं तब भी आप शेप को चेंज कर रहे हैं और फोर्स अप्लाई करके शेप को चेंज कर रहे हैं. सो दीज कैन बी सम एग्जांपल्स जहां पे आप कह सकते हैं कि आपने फोर्स को लगाया है और शेप में चेंज आया है, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड टू यू इज fill in the blanks in the following statements. आपको fill in the blanks का क्वेश्चन यहाँ पे मिला है और ये स्टेटमेंट आपको पढ़नी है. To draw water from well, we have to dash the rope. ठीक है, अगर हमें to draw water from a well, we have to dash the rope. क्या करना पड़ता है, pull या push? We have to pull the rope. A charged body dash an uncharged body towards it. जब भी कोई चार्ज्ड बॉडी होगी, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा था जहां पे हमने ये पढ़ा था कि एक बॉडी जो चार्ज्ड है, चार्ज कैसे भी हो सकती है, नेगेटिवली चार्ज हो सकती है, पॉजिटिवली चार्ज हो सकती है, ठीक है. और दूसरी बॉडी जो होती है अनचार्ज्ड होती है, या दो बॉडीज ऑपोजिटली चार्ज्ड होती हैं. तो अगर एक चार्ज्ड बॉडी है वो दूसरी अनचार्ज्ड बॉडी को अपनी तरफ क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी. इट विल अट्रैक्ट एन अनचार्ज्ड बॉडी टुवर्ड्स इट. टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू डैश इट, पुल इट या पुश इट. आपके पास एक लोडेड ट्रॉली है, आप क्या कहते हैं, बिग बाजार जाते होंगे तो ट्रॉली होती है, तो उसको क्या करते हैं, ऐसे अपने से दूर की तरफ पुश करते हैं. तो जब भी लोडेड ट्रॉली आपको खींचनी होगी तो व्हाट विल यू डू, यू विल पुश इट, ठीक. The north pole of a magnet dash the north pole of another magnet. हमने यहाँ पे पढ़ा था मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है. तीन टाइप के फोर्सेस होते हैं, जब हमने पढ़ा था कि यहाँ पे तीन टाइप के जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, ठीक है. उसमें से एक है मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर, ठीक है. हमने क्या पढ़ा था, सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. कुछ याद आया? तो यहां पर जो है क्या बोल रहा है, देखिए, नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट. मतलब नॉर्थ और नॉर्थ है, सिमिलर पोल्स हो गए, तो आंसर में क्या आ जाएगा, आंसर में आ जाएगा रिपेल्स द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट. एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपेल करता है, ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
An archer stretches her bow while taking aim at the target. She then releases the arrow. एक आर्चर ने अपने बो को वो किया, निशाना साधा और उसके बाद एरो छोड़ दिया, which begins to move towards the target. Based on this information, fill up the gaps in the following statements using the following terms: muscular, contact, non-contact, gravity, friction, shape, attraction. ये सब जो है आपको फिल करना है. तो to stretch the bow, the archer applies force that causes the change in its. जैसे ही बो को स्ट्रेच किया गया, आर्चर ने फोर्स अप्लाई किया बो को स्ट्रेच करने के लिए, तो बो को स्ट्रेच करने पर जो फोर्स अप्लाई हुआ उस पर बो का क्या चेंज हुआ, उसका चेंज हुआ शेप. बो की क्या चेंज हो गई, शेप चेंज हो गई. The force applied by archer to stretch the bow is an example of dash force. कौन सा फोर्स लग रहा है, अगर वो बो को स्ट्रेच कर रही है तो कौन सा फोर्स लग रहा है, मसल से फोर्स लग रहा है, हाथ से वो फोर्स लगा रही है, तो आंसर हो जाएगा मस्कुलर फोर्स. आंसर क्या हो जाएगा, मस्कुलर फोर्स. ठीक, मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है. नेक्स्ट क्या पूछा है, द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फोर्स. कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन के लिए, मस्कुलर, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, शेप या अट्रैक्शन. तो यहां पे है कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल. ओके, while the arrow moves towards the target, the force acting on it are due to dash and due to dash of air. ठीक, जैसे ही एरो जो है टारगेट की तरफ मूव कर रहा है, जैसे ही एरो टारगेट की तरफ मूव कर रहा है, तो कौन कौन से फोर्सेस हैं जो एरो पर लग रहे हैं, कौन कौन से वो फोर्सेस हैं, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया है हमारे पास. मस्कुलर फोर्स, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, शेप या अट्रैक्शन. ठीक है, सो हमने यहाँ पे बात की थी कि जो टाइप ऑफ फोर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल, जो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन लग रहा है, उसके लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि कॉन्टैक्ट में दोनों लोग हैं. कौन कौन दोनों लोग हैं यहाँ पे, दी आर्चर एंड दी उसका जो आर्च है. ठीक है, while the arrow moves towards its target, the forces acting on it to dash and due to dash of air. ठीक है, अब जब भी कोई एरो मूव कर रहा है, ये एरो मूव कर रहा है टुवर्ड्स दी टारगेट. ठीक, तो कौन से दो फोर्सेस लग रहे हैं, ध्यान से देखिएगा. अगर आपको याद होगा, दो फोर्सेस जो लगेंगे, सबसे पहले तो एक फोर्स लगेगा ऑपोजिट साइड में, जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. जिसको हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां से लगेगा, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा एयर से. ठीक, दूसरा फोर्स ऑफ जो लगेगा दैट विल बी ग्रेविटी, क्योंकि हर चीज को जो है अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. तो दो फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं, ग्रेविटी और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. सो यहाँ पे हम आए लिखेंगे ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन, है ना. तो स्टेटमेंट अब क्या बन गई, while the arrow moves towards its target, the forces acting on it are due to gravity and that due to friction of air. ठीक है, I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. The next question is, in the following situations identify the agent exerting the force and the object on which it acts. State the effect of the force in each case. पहला है squeezing a piece of lemon between fingers to extract its juice. ठीक है, अब यहां पे आपको क्या बताना है, आपको इस पूरी स्टेटमेंट में बताना है कि एजेंट मतलब कौन सा एजेंट जो है वो फोर्स लगा रहा है. ठीक, फोर्स किस पर लगाया जा रहा है और उस फोर्स से जो है क्या रिजल्ट आ रहा है. ठीक, आपको तीन चीजें बतानी है. एजेंट क्या हो जाएगा, जो फोर्स लगा रहा है. दूसरी चीज ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, जिस पर फोर्स लग रहा है. और तीसरी चीज रिजल्ट, कि भाई फोर्स लगाने से क्या रिजल्ट निकलता है. ठीक, तो पहली चीज, अगर हम यहाँ पे लेमन को स्क्वीज कर रहे हैं तो यहाँ पे फोर्स कौन लगा रहा है, एजेंट कौन है, फिंगर्स हमारी, क्योंकि फिंगर्स से स्क्वीज कर रहे हैं. ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, लेमन. किसको ऑब्जेक्ट,
किस पर फोर्स लग रहा है, लेमन पे फोर्स लग रहा है, और इफेक्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा, चेंज इन शेप ऑफ लेमन, ठीक है, लेमन की शेप में चेंज आ रहा है, प्लस लेमन जूस भी निकल रहा है, तो ये इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम टूथपेस्ट ट्यूब, रोज आप लोग ब्रश करते हैं, ठीक है, तो टूथपेस्ट ट्यूब से जो पेस्ट निकल रहा है तो उसमें एजेंट क्या हो गए, एजेंट हो गए हमारे फिंगर्स। कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है, फिंगर्स अप्लाई कर रहे हैं। किस पर अप्लाई कर रहे हैं, टूथपेस्ट ट्यूब पे अप्लाई कर रहे हैं। रिजल्ट क्या है, इफेक्ट क्या है, ठीक है, कि पेस्ट जो है ट्यूब से बाहर आ रहा है और ट्यूब का शेप भी जो है वो चेंज हो रहा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज a load suspended from spring while its other end is on the hook fixed to the wall, ठीक है, एक लोड सस्पेंडेड है स्प्रिंग की हेल्प से, दिस इज लोड, ठीक है, ये देखिए दिस इज लोड, लोड इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग, और जो कि अटैच्ड है एक हुक से वॉल पर, ठीक, ये चीज है। अब यहां पे ये बताइए एजेंट क्या है, कौन जो है फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये लोड फोर्स अप्लाई कर रहा है, लोड क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो एजेंट जो है लोड सस्पेंडेड हो जाएगा। किस पर फोर्स लग रहा है, जाहिर सी बात है इसको जैसे ही आप लटका दोगे स्प्रिंग तुरंत स्ट्रेच हो जाएगा, तो किस पर लोड लग रहा है, स्प्रिंग पर लग रहा है, तो हम कहेंगे स्प्रिंग। और एफर्ट कहाँ है, रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है कि स्प्रिंग जो है इलोंगेट हो गया है, स्प्रिंग जो है वो बढ़ गया है, ठीक है, उसकी लेंथ बढ़ गई है, तो हम क्या करेंगे, कहेंगे इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग, ये है इफेक्ट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एथलीट मेकिंग हाई जंप टू क्लियर द बार एट सर्टेन हाइट, ठीक है, एक एथलीट जो है वो हाई जंप मारता है ताकि वो उस बार को जो है क्लियर कर सके, तो एजेंट क्या है, फोर्स कौन लगा रहा है, एथलीट की मसल लगा रही है। किस पर लगा रही है, खुद एथलीट पर लगा रही है, क्योंकि जब तक आप अपनी मसल से जो है वो नहीं करोगे, ठीक है, मसल से फोर्स नहीं लगाओगे, अपनी बॉडी को नहीं उठाओगे, तब तक आप हाई जंप नहीं कर पाओगे। तो एजेंट जो है वो मसल है एथलीट की, किस पर लग रहा है, एथलीट पर लग रहा है। इफेक्ट क्या है, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, एथलीट का मोशन चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि अभी तक वो दौड़ते हुए आ रहा था, फिर अचानक से उसने हाई जंप मारा, तो स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन हो गया। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है अच्छे से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. ओके, so now the next question is, a blacksmith hammers a hot piece of iron while making a tool. How does the force due to hammering affect the piece of iron? जब भी ब्लैकस्मिथ कोई टूल बनाता है तो वो उस टूल को काफी हैमर करता है, तो ये जो हैमरिंग है वो टूल को कैसे इफेक्ट करती है। द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग कॉजेज द चेंज इन द शेप ऑफ द आयरन, ठीक है, जब भी हम किसी चीज पर हैमर करते हैं, जो फोर्स लगाते हैं, उससे चेंज किस में आता है, शेप ऑफ द आयरन में आता है, एंड आयरन कैन बी मोल्डेड इन द शेप ऑफ रिक्वायर्ड टूल, और इसी तरीके से आयरन को मोल्ड किया जा सकता है जिस भी तरीके का टूल हम बनाना चाहते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन an inflated balloon was pressed against a wall after it has been rubbed with piece of synthetic cloth, ठीक है, जो इन्फ्लेटेड बलून है उसको जो है हमने सिंथेटिक क्लॉथ के पीस से रब करके जो है वॉल पर चिपका दिया। इट वॉज फाउंड दैट द बलून स्टिक्स टू द वॉल, और ये भी देखा गया कि बलून जो है वो वॉल से जाके स्टिक हो गया, कोई सेलो टेप नहीं लगाया, कोई गम नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, बस सिंथेटिक क्लॉथ से रब किया बलून को, इन्फ्लेटेड बलून को, और वहां पे जाके चिपका दिया और वो चिपक भी गया। What force might be responsible for the attraction between the balloon and the wall? कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, देखिए, जो हमारा सिंथेटिक क्लॉथ है वो तो क्लॉथ से बना है सिंथेटिक से, और जो बलून है वो किससे बना है, रबर से बना। तो जब भी हम दो सरफेसेस को आपस में रब करते हैं और वहां से कोई जो है फोर्स जनरेट होता है, सो दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि बलून पर जो है वो चार्ज एक्वायर हो जाता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई बलून जो है वो वॉल पर जाके चिपक जाता है,
ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज name the forces acting on a plastic bucket containing water held above the ground level in your hand. Discuss why the forces acting on the bucket do not bring change in its state of motion. ठीक, एक बकेट है, यहां पर जो है एक बकेट है, ठीक है, और ये बकेट जो है अपने होल्ड करके रखी हुई है. एक बकेट है, सपोज दिस इज दी बकेट हियर. ओके, अब यहाँ पे ये बकेट है और आपने हाथ में उठा के रखी है, तो इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे होंगे? सबसे पहले अपवर्ड साइड में आपके आर्म्स से फोर्स लग रहा होगा. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मस्कुलर फोर्स ऑफ आर्म्स. जाहिर सी बात है, आपने इसको उठा रखा है, तो सबसे पहले मस्कुलर फोर्स लग रहा है इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि आपने ऊपर की तरफ उठा के रखा है, तो मस्कुलर फोर्स कहाँ लग रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है. ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, और दूसरा फोर्स जो लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी लग रही है, एंड दैट इज इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो नीचे की तरफ लग रही है. बोथ द फोर्सेस डू नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन बिकॉज बोथ ऑफ देम आर एक्टिंग इन इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन. देखो, टग ऑफ वॉर आपने खेला होगा ना, जिसमें वो रस्सी पकड़ के 3-4 लोग इस तरफ 3-4 लोग उस तरफ होते हैं. तो रस्सी जो है वो कब हिलती है? जब एक तरफ से फोर्स ज्यादा लगता है. पर यहाँ पे हमने जो बात की कि ग्रेविटी जो बकेट है उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, मस्कुलर फोर्स भी लग रहा है, लेकिन फिर भी बकेट के स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मस्कुलर फोर्स लग रहा है, मस्कुलर फोर्स MF से दिखा रहे हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स GF से दिखा रहे हैं, तो जो मस्कुलर फोर्स है वो उतना ही है जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है. इन शॉर्ट, अपवर्ड डायरेक्शन में उतना ही मस्कुलर फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है उतना ही है, तो दे कैंसिल आउट ईच अदर एंड दैट इज द रीजन व्हाई कि बकेट मूव नहीं कर रही. ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी. The next question is a rocket has been fired upwards to launch a satellite in its orbit. ठीक है, रॉकेट को फायर किया गया अपवर्ड सैटेलाइट भेजने के लिए. नेम द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड. अब रॉकेट पे कौन से दो फोर्सेस जो हैं वो लग रहे हैं जैसे ही वो लॉन्चिंग पैड को छोड़ता है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें दो फोर्सेस की, तो पहला तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि उसने जैसे ही अर्थ का सरफेस छोड़ा, ऊपर गया, ठीक है, तो अर्थ जो है अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करने लगेगी. तो सबसे पहला जो फोर्स लग रहा है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा फोर्स जो लग रहा है दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर. ठीक, अब हमारा जो रॉकेट है वो कुछ इस टाइप का है और ऊपर की तरफ जो है वो जा रहा है. तो जो अर्थ है, क्योंकि उसने अर्थ का सरफेस छोड़ दिया है, तो अर्थ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है उसको अट्रैक्ट करेगी. दूसरी चीज क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स किसका? एयर का, एटमॉस्फेयर का, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा. आप कहेंगे मैम दोनों फोर्स तो उसको नीचे की तरफ धकेल रहे हैं, तो क्या रॉकेट नीचे आ जाएगा? नहीं, क्योंकि रॉकेट में जो है फ्यूल की वजह से अपवर्ड फोर्स भी है, दैट इज मोर देन दी sum of the frictional force and the gravitational force both. Okay, now the next question is, when we press the bulb of a dropper with its nozzle kept in water, air in dropper is seen to escape from in the form of bubbles. Once we release the pressure on the bulb, water gets filled in the dropper. The rise of water in dropper is due to, ठीक है, राइज ऑफ वाटर जो होता है ड्रॉपर में वो किस वजह से है? प्रेशर ऑफ वाटर, शेप ऑफ रबर बल्ब, ग्रेविटी ऑफ अर्थ और एटमॉस्फेरिक प्रेशर. बेसिकली क्या होता है, जब भी हम बल्ब, जो ड्रॉपर होता है, आपने देखा होगा जो ड्रॉपर होता है, जैसे ही उसको प्रेस करो जितनी भी हवा भरी होती है वो पूरी हवा बबल के फॉर्म में बाहर निकल जाती है, और जैसे ही हवा बाहर निकल जाती है स्पेस क्रिएट हो जाता है. देखो, सपोज करो ये बल्ब है, ठीक है, ये ड्रॉपर है आपका, ठीक है, तो ड्रॉपर में से जैसे ही हवा बाहर निकलेगी तो यहाँ पे ड्रॉपर की स्पेस खाली हो जाएगी, वैसे ही वाटर जो है अंदर चला जाएगा. ठीक, तो ये किस वजह से, कौन सा फिनोमेना है? ये प्रेशर ऑफ वाटर है? बिल्कुल नहीं. शेप ऑफ रबर बल्ब है? रबर बल्ब की शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता. ग्रेविटी ऑफ अर्थ है? नहीं. एटमॉस्फेरिक प्रेशर है.
वाटर के जो आपका ये है नोजल के आसपास का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होने की वजह से पूरी एयर बाहर निकल गई, वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो वाटर जो है वो अंदर चला जाता है. दैट इज द रीजन वाई कि वाटर आराम से जो है अंदर चला जाता है. सो द आंसर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे. दैट इज ऑल फॉर योर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस. In the next session, we are going to start with a new chapter of this class. So stay tuned with us. Take care of yourself. Bye-bye.